ये आ रही है कि भारत के चीनी ऐप बैन किए जाने पर क्या बोली चीनी मीडिया। सभी लोग ये जानते होंगे कि टिकटॉक जैसी बहुत ही फेमस ऐप अब बंद हो चुकी है, बैन हो चुकी है। इसके बारे में क्या चीनी मीडिया ने कहा है ये जानते हैं, आइए देखते हैं। 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार के फैसले को भारतीय मीडिया ने दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर जारी तनाव के बीच कड़ा संदेश करार दिया। हालांकि भारत सरकार के बयान में कहीं पर भी सीमा विवाद का जिक्र नहीं है। बयान में ये कहा गया है कि ये ऐप देश की संप्रभुता और रक्षा के लिए हानिकारक है और इनसे डेटा की सुरक्षा और निजता को लेकर भी खतरा जताया जा रहा है। यह बैन 15 जून को गलवान घाटी में विवादित सीमा पर हिंसक झड़प के बाद लगाया गया है। इस झड़प के 12 भारत के 20 जवानों की जान गई है, जबकि चीन ने अपने नुकसान पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। सैनिकों की मौत की खबर के बाद से ही भारत में कई दक्षिणपंथी समूह और सोशल मीडिया यूजर चीन में बनी चीज़ों के बहिष्कार की मांग कर रहे थे। चीनी प्रोडक्ट्स, खासकर स्मार्टफोन, भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। भारतीय मीडिया के अनुसार चीनी सामान के बहिष्कार की अपील अव्यावहारिक है। सीमा विवाद के लिए अक्सर भारत को दोषी बताने वाले चीन के एक राष्ट्रवादी सरकारी अखबार ने कहा है कि भारत सरकार का यह कदम अति राष्ट्रवाद की लहर का हिस्सा है। अब जानते हैं भारतीय मीडिया बोला, डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है ये बैन। भारत सरकार द्वारा बैन किए गए 59 ऐप्स में टिकटॉक भी शामिल है, जो भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इसके 10 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। बहुत से लोगों को इसके जरिए प्रसिद्धि मिली है, तो कुछ ने अपने बिजनेस का प्रमोशन भी किया है। भारत के ट्विटर पर चाइनीज़ ऐप ब्लॉग्ड और रिप टिकटॉक जैसी हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इस प्रतिबंध पर टिप्पणी करते हुए टिकटॉक इंडिया ने कहा है कि वह डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर भारत कानूनों का पालन कर रहा था। टिकटॉक इंडिया ने कहा है कि उनसे भारतीय यूजर्स की कोई भी जानकारी किसी विदेशी सरकार या चीनी सरकार के साथ साझा नहीं की है। विशेषज्ञों को लगता है कि भारत का यह कदम एक तरह से भारत में बड़ा कारोबारी हित रखने वाली चीनी कंपनियों के लिए संकेत है। भारत के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के अनुसार यह प्रतिबंध भारत की ओर से है। अपने इरादों की झलक दिखाना और कड़ा संदेश देना दोनों ही था। इसमें कहा गया है कि भारत को इसका इतना नुकसान न हो क्योंकि वैकल्पिक ऐप्स उपलब्ध है, मगर चीन के लिए भारतीय ऐप मार्केट काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिलचस्प बात तो यह है कि भारत सरकार के अधिकारियों की पिछले हफ्ते ही अमेजॉन और वॉलमार्ट में स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट से मुलाकात की थी और उन्हें अपने यहाँ बिकने वाले उत्पादों पर उस देश का टैग लगाने को कहा था जहाँ वे बनी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले लिखा है कि कुछ कंपनियां कथित और इसके लिए राजी हो गई है। इस मीटिंग को चीनी उत्पादों की पहचान के लिए अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विचार को बढ़ावा देना चाहती है। कुछ भारतीय टीवी चैनल तो एक कदम आगे जाकर इस प्रतिबंध को चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कहने लगे हैं। चर्चित टीवी न्यूज होस्ट और राष्ट्रवादी रिपब्लिक टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ अरविंद गोस्वामी इन्हीं में से थे। उन्होंने इस प्रतिबंध को बेमिसाल कदम बताया। उन्होंने कहा उन्हें नहीं पता कि उसने कैसी चोट लगी है। अब चीनी जान जाएंगे कि जब हम कुछ करना चाहेंगे तो अपनी मर्जी से ही कदम उठाएंगे। एक अन्य प्रमुख टीवी न्यूज एंकर इंडिया टुडे के राहुल कंबल ने कहा, 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने के विचार का मजबूती से समर्थन करता हूं। इसमें से अधिकतर भारतीय नागरिकों का डेटा चोरी कर रहे थे। चीन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के ऐप्स को अपने यहाँ चलने नहीं देता। आर्थिक सहयोग एक तरफा नहीं हो सकता। ये चीन की दुखती रग पर चोट है। वही चीनी मीडिया बोला, भारत का ही है नुकसान इसमें। चीनी के आधिकारिक मीडिया जैसे कि सिन्हुआ समाचार एजेंसी, पीपल्स डेली और चाइना सेंट्रल टेलीविज़न की ओर से इस प्रतिबंध पर कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई है। वे सीमा को तनाव को लेकर आमतौर पर चीनी विदेश मंत्रालय के रवैये ही अपनाते हैं। हालांकि सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर से सीमा तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया और कहा है कि ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध अल्ट्रा नेशनलिज्म की लहर का हिस्सा है। इस अंग्रेजी अखबार में लिखा है,
अचानक उठाया गया यह कदम भारतीय सैनिकों द्वारा सीमा पार करके चीन के साथ अवैध गतिविधियां शुरू करने और चीनी सैनिकों पर हमला करने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद आया है। उसके बाद से ही भारत पर अल्ट्रा नेशनलिज्म हावी हो गया है। समाचार और कमेंट्री वेबसाइट guancha.cn ने कहा है कि गलवान घाटी में जानबूझकर उसका कर फिर चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर भारत अपना ही नुकसान करेगा। ग्लोबल टाइम्स की चीनी भाषा वाली वेबसाइट में इस बात को दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे भारतीय मीडिया इस प्रतिबंध के कारण भारतीयों की नौकरी जाने को लेकर चिंतित है। इसमें कहा गया है कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे बॉलीवुड सितारे अपने प्रशंसकों के संपर्क में रहने और अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए कैसे टिकटॉक इस्तेमाल करते थे। अखबार में यह भी कहा गया है कि बहिष्कार करने का अभियान पहले ही भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को प्रभावित कर रहा था। इसमें नाम दिए बिना किसी चीनी मोबाइल कंपनी के भारत में मौजूद कर्मचारी के हवाले लिखा गया है कि कोरोना महामारी और बहिष्कार के अभियान के कारण कंपनी की सेल काफ़ी प्रभावित हुई है। वहीं चीनी यूजर्स बहुत ही भड़के नजर आए। आइए देखते हैं। कड़ी सेंसरशिप वाली चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वीवो, जिसे भारत में बैन किया गया है, पर इंडिया बैन्स 59 चाइनीज ऐप पर 30 जून दोपहर तक 22 करोड़ से अधिक व्यूज़ और 9,700 कमेंट्स थे। कई सारे यूजर्स ने प्रतिबंध की आलोचना की थी और भारत सामान और ऐप्स के बहिष्कार की अपील की थी। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भारतीय उत्पाद या ऐप नहीं मिल रहा। एक यूजर ने लिखा है कि सिर्फ कमज़ोर ही बहिष्कार करने पर उतर सकता है, हमें भारत के बहिष्कार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ही नहीं होते। हालांकि कुछ यूजर्स ने लिखा है कि भारतीय वर्चुअल प्राइवेसी नेटवर्क VPN इस्तेमाल करके इन ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चीनी इंटरनेट यूजर VPN के जरिए देश द्वारा लगाई गई पाबंदियों की महान दीवार को पार करके फेसबुक, ट्विटर और अन्य प्रतिबंधित वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवो यूजर्स ने भारतीय दूतावास के वेरीफाइड वीवो अकाउंट पर भी बैन के विरोध में कई नाराजगी भरी टिप्पणी की। एक यूजर ने वहां लिखा, क्या आपने ये नहीं कहा है कि आप चीन के वीवो को भी बैन कर रहे हैं? जल्दी करो, तुरंत अपना अकाउंट बंद करो।